हाँ जी, तो वेलकम वेलकम वेलकम। आप देख रहे हो डे 5 का लेक्चर नंबर 5 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस डे 5 की सेशन नंबर 2 में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या करने वाले हैं? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था जो है सॉल्यूशंस, और उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज टर्म्स और साथ ही साथ फ्रैक्चर टर्म्स हमने कवर कर ली थी। आज हमने कौन सी टर्म्स करनी है? पार्ट्स टर्म, जो कि हैं ppm, ppb और ppt। और साथ ही साथ हमने पिछली 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी, परसेंटेज टर्म्स की भी और फ्रैक्शन टर्म्स की भी। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे, तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और आज हम साथ ही साथ क्या करने वाले हैं? आज हम इसके साथ करेंगे स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये आज का हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ppm क्या होता है। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स, क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियंस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10⁻⁶। ठीक है, तो 6 ज़ीरोज़ होते हैं हमारे पास मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन कब हम यूज़ करते हैं ppm, ppt और ppb को? जब हमने बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हो हमारे पास, या फिर मतलब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है नेग्लिजिबल हो, जैसे पोल्यूशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एयर अगर इतनी ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट इतनी सी होगी, इतनी से भी बहुत कम होगी। वैसे तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर इतनी ज़्यादा हमारे पास एयर है तो उसमें से जस्ट इतना पार्ट क्या होगा, हमारी हार्मफुल गैसेस का होगा, या AQI जिसे हम कहते हैं वो होगा। लेकिन क्या होता है, फिर भी हम उस पार्ट्स पर मिलियन में बताते हैं तो कितना बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 200, 300, 4, 5 इतना चला जाता है हमारा। ठीक है, तो क्या है, वो हम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियंस में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो बट एयर में जो इतना भी पार्ट आ रहा है ना हमारे पास हार्मफुल गैसेस का या पोल्यूशन का, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इतनी एयर में से जस्ट इतना पार्ट भी हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्या हो गई है, समझ आ गई है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने ppm, ppb और ppt को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ppm को देखें तो ppm में हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन पार्ट्स में, किसके पार्ट्स? सॉल्यूशन के पार्ट्स में हमारे पास कितने पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन में आएगा। तो जैसे हमने क्या किया था, परसेंटेज टर्म्स की थी, उसी तरीके से हम पार्ट्स टर्म करेंगे। तो परसेंटेज टर्म्स में सबसे पहले हमने मास बाय मास किया था। तो मास ऑफ क्या आता है, सॉल्यूट आता है, अपॉन में टोटल मास आएगा, इनटू क्या करते थे हम, 100 करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻⁶ करोगे, क्योंकि हमने 10⁻⁶ में से निकालना है कि 10⁻⁶ अगर 6 पार्ट्स कर ले हम सॉल्यूशन के, तो हमारे पास कितने पार्ट्स आएंगे सॉल्यूट के। ठीक है,
तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है फिर, वो होता है कि अगर हम अपने सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स कर लें यहाँ पे, क्योंकि 10⁻6 की जगह पे क्या होता है हमारे पास 10⁻2 होती है। तो अगर 100 पार्ट्स कर लें हम अपने सॉल्यूशन के, तो उसमें कितने पार्ट्स किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, उसे हम परसेंटेज टर्म्स कहते हैं। उसी तरीके से ये क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन में होगा। सेम वे यहाँ पे हमने मास में लिया है, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम टोटल इंटू क्या कर देंगे हम 10⁻6 कर देंगे। मास बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, W2 अपॉन VT इंटू 10⁻6 कर सकते हो, ठीक है। और इसी पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या है, वॉल्यूम बाय मास की टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्या है बात क्लियर होगी। ये मतलब जो परसेंटेज टर्म्स में पढ़ा है, जो फ्रैक्शन टर्म्स में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था बेसिकली जब भी आपको कहेंगे सॉल्यूशन के पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं, सॉल्यूशन का फ्रैक्शन टर्म निकालनी है, सॉल्यूशन की परसेंटेज टर्म निकालनी है, तो हमने क्या करना है, सॉल्यूट ओवर टोटल या फिर सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन करना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको क्या है स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने सॉल्वेंट का करना है, तब तक आप यहाँ पे 1 नहीं डालोगे। अगर सॉल्यूशन का भी पूछा है तो 2 ही डालोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। पार्ट्स पर बिलियन का डिट्टो सेम फार्मूला है, जस्ट इतना होता है कि हमने सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स करने हैं, 10⁻9 पार्ट्स करने हैं। 10⁻9 पार्ट्स का मतलब क्या होगा, 1 बिलियन। क्या है, 1 बिलियन। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं हमारे सॉल्यूशन के, 1 बिलियन पार्ट्स हैं। तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻9 कर देंगे। यह क्या है, वॉल्यूम बाय मास। अगर हमने मास बाय वॉल्यूम में करना है तो 10⁻, यहाँ पे भी 9 कर देंगे। अगर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम करना है, वो भी पार्ट्स पर बिलियन में, तो 10⁻9 कर देंगे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 10⁻9 कर देंगे। इसके बाद अगर हमने क्या करना है, अब ट्रिलियंस में करना है, तो 1 ट्रिलियन में कितना होता है, 1 ट्रिलियन होता है 10⁻12। तो यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, 9 की जगह पे 12, 6 की जगह पे 12, 6 या 9 की जगह पे 10⁻12 आ जाएगा। बाकी सारा क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा यहाँ पे भी। तो हमारी बात क्या हो गई है, क्लियर। पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, अगर हम सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स कर दें तो उसमें से हमारा सॉल्यूट कितने पार्ट्स ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर बिलियन में लें पार्ट्स पर बिलियन, तो वो क्या होगा कि अगर हम सॉल्यूशन के 1 बिलियन पार्ट्स कर दें तो हमारा सॉल्यूट कितने पार्ट्स लेगा, और अगर ट्रिलियन करेंगे तो सॉल्यूशन कितने पार्ट्स लेगा ट्रिलियन में से, ठीक है। तो हमें ये बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो इसके बारे में तो हमने एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में पढ़ा था, जैसे फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टूथ डिके प्रिवेंट भी कर सकती है अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक लें, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ जाए पीपीएम या पीपीबी में, हमें वहाँ पे पीपीएम में बताई गई थी, तो क्या है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, मेरे हिसाब से 0.2 थी, तो उससे अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, टूथ डिके कॉज हो जाएगा। बाकी आज हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, मैं आपको वहाँ पे दोबारा दिखा दूँगी, ठीक है। तो हमारे टूथ क्या है, ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि अगर हम 1500 ग्राम्स लेंगे, किसका, टूथपेस्ट का, तो उसमें हमारे पास कितने हैं, 0.6 ग्राम्स क्या है हमारे पास, फ्लोराइड आयंस है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या बतानी है, हमें पूछी गई है कॉन्सेंट्रेशन किस में, पीपीबी में, और साथ ही साथ पीपीटी में भी पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम,
जो टूथपेस्ट है उसका मास, और हमें साथ ही साथ फ्लोराइड आयंस का मास दिया है। तो दोनों का मास दिया है, टूथपेस्ट का भी और फ्लोराइड आयंस। टूथपेस्ट क्या है, सोल्यूशन है जिसमें और सारे बहुत सारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, और उसमें से एक क्या होगा, फ्लोराइड आयंस भी होंगे। और जो हमारे फ्लोराइड आयंस हैं वो क्या है, सोल्यूट है, जिसके बारे में अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का मास दिया है, तो हम बाई मास ही निकाल सकते हैं पीपीबी और पीपीटी में। तो क्या आएगा 0.6 बाय क्या आएगा 1500 ग्राम्स में है, तो दोनों ग्राम्स में आ गए हमारे पास। उसके बाद अपॉन में क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम इसे ही अपॉन में लेंगे ना, हमें और अपॉन में लेने की ज़रूरत। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इनटू क्या कर देंगे हम, पीपीबी में लेना है तो हम कर देंगे 10⁻⁹ ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो 0.6 जो आएगा हमारे 3 के टेबल में जाएगा तो 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा तो 500 आ जाएगा। इसके बाद 2 के टेबल में जाएगा तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 1/2500, ठीक है। और इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁹ आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। और 1/25 क्या होता है 0.4 होगा। तो इसे आप लिख सकते हो 4/10 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁷, तो आप लिख सकते हो 4 × 10⁻⁶, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एक बार मैं देख लेती हूँ हमने सही किया क्या। क्या था, 15 ग्राम टूथपेस्ट थी, उसमें से हमने 1.6 ग्राम फ्लोराइड आयंस ली थी। पीपीबी में हमने कॉन्सेंट्रेशन लेनी थी, तो फ्लोराइड आयंस को लिखा 0.6 ग्राम्स और नीचे लिखा 1500, तो 6 का हमारे पास आ गया 0.2 और यहाँ पे क्या आ गया 500 ग्राम्स आ गया। उसको हमने 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 0.1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 250 आ गया, 1/2500 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा क्या आया, सही आ गया यहाँ पे आंसर 4 × 10⁻⁶। और अगर आपने अब क्या करना है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसके साथ क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा पीपीटी में आ जाएगा। और ये क्या है पीपीबी में है, पीपीबी में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्या है बात समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज स्ट्रेंथ करनी है। क्या करनी है, स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, किसका मास, सॉल्यूट का मास, और अपॉन में क्या करेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी करनी है हमने, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करनी है। जो वॉल्यूम होगी वो किस में होगी, लीटर्स में होगी, और जो मास होगा हमारे पास वो हम ग्राम्स में लेंगे, ठीक है। बाकी यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। अगर आपको किलोग्राम पर लीटर दिया है तो आप क्या लोगे, किलोग्राम पर लीटर लोगे। यहाँ पे फिर केजीज में मास लोगे। आप 1 लीटर भी ले सकते हो, और इसको आप क्या ले सकते हो 1000 ml भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो 1000 ml हो जाएगा, मतलब कि कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ हमारे सॉल्यूशन में, या फिर क्या कहोगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 40 ग्राम मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 40 ग्राम आप ले लो NaCl प्रेजेंट है, मतलब कि सॉल्ट प्रेजेंट है इन 200 ml ऑफ वाटर ऑफ
सॉल्यूशन लोगे एक बार आप यहाँ पे, क्योंकि मैं डेंसिटी नहीं दे रही हूँ, या तो मैं आपको डेंसिटी देती तो भी हम कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगी। तो क्या है 40 ग्राम्स ऑफ NaCl आ रहा है, तो 40 ग्राम अपॉन में क्या है 200 ml है। ml को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000, तो आ गया 1/5, 4 5 सा 2200 क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास 200 ग्राम्स क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ तक आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको कहा था, तो हम इसको किस में कर रहे हैं अब, अगर आपको दिया हो 40 ग्राम NaCl क्या है इन क्या आएगा 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी आपको दी गई है, वैसे तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है जनरली, लेकिन डेंसिटी यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ सॉल्वेंट की डेंसिटी ऑफ वाटर, जो है वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है, उसकी डेंसिटी मैं आपको दे रही हूँ 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मेरे पास, तो डेंसिटी से यहाँ पे आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी से आप क्या निकाल लोगे, मास निकाल लोगे वाटर का, तो आप यहाँ पे फिर क्या है वॉल्यूम तो नहीं निकाल पाओगे ना सॉल्यूशन की। यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन, अगर हमने सही फॉर्म करना है तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे हमें दिया है 40 ग्राम NaCl इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, हमने फाइंड करनी है स्ट्रेंथ, और हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हमें अब मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका 200 प्लस में 400 ग्राम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 ग्राम्स आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में डेंसिटी के, ठीक है। तो मास कितना है 240 ग्राम्स और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.02, ठीक है। आप इसको एक बार इसी तरीके से रख लो, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम आई है वो किस में आई है, ml में आई है, किस में आई है, मिलीलीटर्स में आई है, और हमें वॉल्यूम चाहिए होती है लीटर्स में, तो हम वॉल्यूम को अगर लीटर्स में लोगे तो क्या आ जाएगा 240 अपॉन 1.02 इंटू क्या कर दोगे 1/1000 कर दोगे आप। तो यहाँ तक आपको क्या हो गई है, बात क्लियर हो गई है। हमारे पास वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, और मास हमें पता है गिवन है सॉल्यूट का, तो क्या पुट करोगे आप, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 24 ग्राम्स हमारा उसका सॉल्यूट NaCl का मास है ग्राम्स में, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम दी है 240, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 1.02 इंटू क्या आ जाएगा 1000, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 102 हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी किसकी, सॉल्यूशन की। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम पर लीटर। 1 लीटर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितने ग्राम्स होंगे, 102 ग्राम्स होंगे। यहाँ तक बात क्या हो गई है, हमें क्लियर हो गई है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर नोट्स में ऐड करना। हमने किया क्या, एक बार देखो, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, एक मिनट,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस बार एक बार इसको आपने कैसे करना है। तो हमें क्या दिया 40 ग्राम, हमें दिया 40 ग्राम NaCl। तो हमें 40 ग्राम क्या दिया है, NaCl का मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, 200 ग्राम हमें वाटर का मास दिया है। तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल गया 240 ग्राम्स। कितना होगा, 240 ग्राम्स होगा हमारे सॉल्यूशन का मास। ठीक है, तो डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दी है 1.02 ग्राम पर ml। तो उसमें से हम mls में क्या है वॉल्यूम निकाल सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी करके। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गई, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे हमारा पूरा सॉल्व हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना कि आप यहाँ पे पहले सॉल्व करो कि हमारी वैल्यू क्या आई है, फिर उसको पुट करोगे यहाँ पे डेसिमल में आएगी तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस झंझट में हमने पढ़ना ही नहीं है। तो सीधा आपने इसको फ्रैक्शन में ही रख लिया। वॉल्यूम हमारी ml में आई थी, इसके बाद वॉल्यूम को हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, और देन हमने क्या निकाली, स्ट्रेंथ निकाली हमारी। तो स्ट्रेंथ कैसे आई, मास ऑफ NaCl मतलब कि सॉल्यूट को हमने रखा, नीचे क्या पुट किया हमने, वॉल्यूम पुट की सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई 102 ग्राम पर लीटर। ठीक है, डेंसिटी से हमने क्या निकाली, वॉल्यूम निकाली सॉल्यूशन की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप ज़रूर नोट करना अपने नोट्स में। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने भी अभी नोटिस की। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 40 ग्राम NaCl दिया था आपको और यहाँ पे हमने पुट क्या कर दिया 24। मैं कैलकुलेशन को देख रही थी, ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे जो सॉल्यूट का मास है वो 40 ग्राम है, मैं देख भी रही थी कोई शायद प्रॉब्लम है। तो देखो क्या आता है हमारे पास अब, एक सेकेंड। तो स्ट्रेंथ को हम दोबारा से करते हैं कैलकुलेट। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या आएगी, 40 इंटू में हमारे पास आएगा अपॉन में 240 इंटू 1.02 इंटू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/6 आ जाएगा हमारे पास। 6 3 में 3 के टेबल में जाएगा 2 पे और 2 के टेबल में भी जाएगा, तो आप इसको सीधा ले सकते हो यहाँ पे 0.1 और 42 आ जाएगा। तो 6 7 से 42 आ गया, 0.17 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 0.17 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो 17/100 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻³ तो जो आंसर आएगा वो आएगा 170 ग्राम पर ml। एक बार इसे दोबारा देख लो, मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी। अच्छा देखो यहाँ पे अब जो ये पार्ट है हमारा क्या है, अब रॉन्ग पोर्शन है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा अब क्या है, करेक्ट पार्ट है। देखो स्ट्रेंथ हमारी क्या आई, मास ऑफ सॉल्यूट लेना था, पहले हमने गलती कर दी 24 ले लिया, पता नहीं मैंने क्यों, क्या सोच के लिया मुझे नहीं पता। ठीक है, 40 ग्राम्स लेना था जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम किसकी लेनी थी, सॉल्यूशन की लेनी थी। यहाँ तक हमने क्या है, वॉल्यूम को फाइंड किया था डेंसिटी से। तो क्वेश्चन ही अच्छा था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो हमारे पास क्या आ गया, 170 ग्राम पर ml आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्या है अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, और हमारे से गलती भी हो गई। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देन हम क्या बात करने वाले हैं आज नेक्स्ट टॉपिक में, मोलैरिटी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, मोलैरिटी की। एक सेकेंड, हम इसको यहाँ से यहाँ पे आते हैं हम। तो अब हमने बात करनी है मोलैरिटी की। किसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में,
पर लीटर, 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हमारी मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन। लेकिन एक्सेप्शन कौन सी है हमारे पास? एक्सेप्शन है मोलैलिटी, ठीक है। और जो नॉर्मेलिटी है वो भी सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन ही होती है, लेकिन वहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंस यूज़ करते हैं, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी, ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंस क्या होते हैं। स्ट्रेंथ भी क्या है हमारी, सेम ही रही है, सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन को हमने फाइंड किया करना था। जस्ट डिफ़र कहाँ पे करता है? कहीं पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे होते हैं, कहीं पे हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे हम सीधा मास यूज़ कर रहे हैं, और जैसे नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या मोलैरिटी में यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? सॉल्यूट के, अपॉन में क्या लेंगे? 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर में कितने मोल्स हैं हमारे पास। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? हमारे नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी मोलैरिटी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। लीटर्स में लेनी है हमने टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। और N2 को हम क्या लिख सकते हैं? W2/M2 लिख सकते हो आप। और VT को आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको बाय चांस मिलीलीटर्स में दिया है तो आप ऐसे लिखोगे, VML डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। और अगर आपने क्या है, मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे हमारे सॉल्यूट के? हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं। बट याद रखना, मोलैरिटी हमारे सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन की है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? सॉल्यूट के आएंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मोलैरिटी सॉल्यूशन की ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे, या फिर हम सॉल्यूट की वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने याद रखना, मोलैरिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम सॉल्यूशन की है, टोटल वॉल्यूम है, और N2 क्या होगा? हम फाइंड क्या करने वाले हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्या हो गई आपको क्लियर? यहाँ पे वॉल्यूम क्या लेंगे हम? लीटर्स में। और अगर आपने मिली मोल्स निकालने हैं, क्या? मिली मोल्स, तो वो किसके इक्वल होगा? मोलैरिटी। मिली मोलैरिटी नहीं होती कुछ भी, मोलैरिटी लोगे इनटू क्या लोगे? वॉल्यूम टोटल लोगे, लेकिन किस में? mls में, मिलीलीटर्स में लोगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्या हो गई है? क्लियर हो गई है, ठीक है। और एक बात और रह गई हमारी, जो स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रही है, मैंने आपको बताया था, जो हमारी क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और इसीलिए स्ट्रेंथ भी वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मोलैरिटी भी वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में क्या आ रही है? हमारी वॉल्यूम आ रही है। तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्या है समझ आ गई हैं। आज हमने पढ़ा क्या है? पार्ट्स वाली टर्म्स पढ़ी हैं, ppm, ppb और ppt को पढ़ा है हमने। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? और क्या पढ़ा हमने? स्ट्रेंथ को पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ी? मोलैरिटी। मोलैरिटी जस्ट इतना पार्ट है, पता नहीं क्यों, मतलब हम उसे हाइपर करते हैं कि मोलैरिटी, लेकिन हाँ मोलैरिटी में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एक मोलैरिटी, एक मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। नॉर्मेलिटी भी यूज़ होती है, लेकिन नॉर्मेलिटी बनती किससे है? मोलैरिटी से। नॉर्मेलिटी का आपको अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में पढ़ा हो आपने, तो क्या होगा? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर करते हैं हम नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, तो वो मोलैरिटी के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं।
ठीक है। मोलैलिटी भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोलैरिटी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्या है सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे हम मोलैलिटी कर रहे होंगे, और मोलैरिटी के जो है डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन और मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। मतलब डाइल्यूशन देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे, और मिक्सिंग अगर हम 2 सॉल्यूशंस की कर दें तो उसके बाद उसकी मोलैरिटी क्या बनती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मोलैलिटी भी कर रहे होंगे, और नॉर्मेलिटी का अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वो करेंगे। और देन हम क्या कर रहे होंगे इससे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम। तो आई होप आज की लेक्चर में आपको क्या है सारा कुछ समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन सबसे अच्छा करवाया हमने, उसमें आई नो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही अच्छा था। तो उस क्वेश्चन को आपने एक बार घर पे ट्राई करना है और अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।